क्रांति रैंकर्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश। हम लोग पढ़ रहे थे जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, हड़प्पा कालीन संस्कृति है, उन पे हम लोग बात कर रहे थे। इसी क्रम में हमने कल के क्लास में देखा था जो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से है, और इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने हड़प्पा कालीन कृषि को देखा था, हड़प्पा कालीन पशुपालन को देखा था, उस समय के शिल्प को देखा था, व्यापार को देखा था। उसके बाद हमने उस समय के परिवहन को भी देखा था। बहुत सारे बातों को हमने वहां पे देखा था, और उसी बात के क्रम में हमने वहां पे कुछ कुछ साक्ष्यों को भी आपके समक्ष रखा था कि ये साक्ष्य याद कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाए। जैसे हमने ये बताया था कि बताओ जो चनहुदारो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बताया था कि जो गेहूं एवं जौ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। सुरकोटदा से जो घोड़े का साक्ष्य मिलता है, हालांकि जो घोड़े का साक्ष्य है वो कहीं न कहीं हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जब वहां पे रिसर्च किया गया, खोज किया गया, तो पता चलता है ये कहीं न कहीं पूर्ववर्ती काल का ये साक्ष्य है, ठीक है। हालांकि वो घोड़ा का प्रचलन उस समय में नहीं था। जैसे हमने कहा उत्तम किस्म की जौ की प्राप्ति हो गया, उसके बाद हलरेखा की प्राप्ति हो गया। बहुत सारे फैक्ट को मैंने आपको लिखाया था, तो मेरा मानना है कि आप उनको बार बार देखते होंगे और ज्यादा उसके प्रति लोड भी नहीं लेना है। आप जब उस चीज को बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो बिल्कुल समाहित हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हड़प्पा कालीन समाज है। हमने हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था को देखा था। एक बार मैं फिर से बता दूं, आप सबके समक्ष मैंने स्पष्ट किया था, जब भी हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज हम इतिहास के अंतर्गत जो किसी भी काल के जो सबसे पहला चीज अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, उसके बाद उस काल के समाज को पढ़ते हैं, मतलब इस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि ताकि वो हमें पूर्ण जानकारी दे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर उसके राजनीतिक स्थिति को पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास को पढ़ते हैं। इसी तौर पे राजनीतिक इतिहास में भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे वंशावली होता है, उनका प्रशासन होता है किस तरह से है। लेकिन हम ये भी आपको बोले थे कि जहां पे ये स्पष्ट हो उसी टॉपिक को हम स्पष्ट तरीके से पढ़ते हैं। जैसे अभी हड़प्पा कालीन समाज है, तो हड़प्पा कालीन समाज या हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है उसमें जो राजनीतिक इतिहास है उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलता है, तो वहां पे हम लोग बस कह के निकल जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पे हड़प्पाकालीन जो संस्कृति है, जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे हड़प्पाकालीन समाज को। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पाकालीन समाज को। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे इस चीज को, और इसको थोड़ा सा यहां पे रख दिया जाए, 1 मिनट। हाँ, तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन समाज को। तो देखो, हड़प्पा कालीन समाज में जब आप किसी भी समाज को पढ़ो, जब आप किसी भी समाज को पढ़ो तो एक दो चीज याद रखना कि उस समाज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। जैसे उस समाज के, जैसे हड़प्पा कालीन समाज को हम लोग पढ़े हैं तो इनमें पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन समाज में क्या वर्ग का कॉन्सेप्ट है, क्लास के कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वहां पे क्या वर्ण और जाति का भी कॉन्सेप्ट है, क्या वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये भी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या उस समाज में भेदभाव भी है, क्या उस समाज में भेदभाव भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो क्या उस समाज में जो महिला की स्थिति कैसा है, महिला की स्थिति कैसा है, इनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उस समाज की आवासीय संरचना को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उस समाज के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, इसको बोलते वेशभूषा, पहनावा किस तरह से है, कौन से कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद हम क्या मनोरंजन के साधन है, क्या उस समय में कोई मनोरंजन के साधन भी थे। खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या उस समाज में कोई माप तौल की प्रणाली भी है, क्या माप तौल की कोई प्रणाली भी है, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे।
देखो, हम जब संस्कृति को पढ़ रहे थे, जब हम लोग संस्कृति को के बारे में देखे थे, तो हमने बताया था कि संस्कृति जो होता है, उस संस्कृति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कला को पढ़ते हैं, कला को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, धर्म को पढ़ते हैं, धर्म को पढ़ते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं संस्कृति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, समाज को भी पढ़ लेते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां को हम भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि जैसे नवपाषाण काल है, जैसे पाषाण काल था, तो पाषाण काल में हमने आपको अलग से किसी भी चीज का, जो उस समय के जो राजनीतिक इतिहास है, या उस समय के जो सांस्कृतिक इतिहास है, या उस समय के जो धार्मिक इतिहास है, उनको हमने आपके समक्ष नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उस समय के बारे में ऐसा पार्टिकुलरली कोई जानकारी विशेष तौर पे नहीं मिलती है। तो एक तरह से कहा जाए, उस काल में जो भी चीज को हमने पढ़ा है, पाषाण काल में जो भी चीज को पढ़ा है, जो भी चीज पढ़ा है, वो सारा क्या हो जाएगा, फिर संस्कृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो संस्कृति हो जाएगा। तो संस्कृति हो जाएगा, तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, पाषाणकालीन संस्कृति भी बोल सकते हैं, पाषाणकालीन संस्कृति भी बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जब आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जब हम आगे आए, हड़प्पा काल में आए, तो हमें पता चलता है कि वहां पे का जो कला है, कला में मुख्य तौर पे बहुत सारे पार्ट आते हैं। जैसे कला के अंतर्गत यहाँ पे वास्तुकला होता है, चित्रकला होता है, ठीक है, मूर्ति कला होता है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कला के क्षेत्र में, यहाँ पे जो वास्तुकला है, ठीक है, जो वास्तुकला है हड़प्पा काल में कुछ विशेष तरीके से है। तो हम लोग फिर इसको संस्कृति में अलग तौर से पढ़ लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? हाँ, उसमें थोड़ा सा चित्रकला को भी देख लिया जाता है, थोड़ा सा वहां पे धर्म को भी देख लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे ना तो कोई साहित्य देखा जाता है, ना तो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को भी हमने अलग से देख लिया। तो कहीं ना कहीं हर चीज कहीं ना कहीं संस्कृति का पार्ट है। हमें सहूलियत प्रदान करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक जो इतिहास है, उनको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कला के अंतर्गत, वो हम लोग आके देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हड़प्पाकालीन समाज है, वो भी कहीं ना कहीं संस्कृति का पार्ट है, लेकिन हम उनको थोड़ा सा जैसे जैसे जानकारी स्पष्ट होती जाती है, तो उनको हम लोग अलग से पढ़ते जाते हैं। और संस्कृति में मुख्य तौर पे कला, साहित्य, धर्म, विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज, इनको भी हम लोग देख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी जैसे हड़प्पाकालीन समाज है, इनको जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे क्या वहां पे वर्ग है, क्या वहां पे वर्ण और जाति है, क्या वहां पे भेदभाव के कॉन्सेप्ट है, महिला की स्थिति कैसा है, वहां की आवासीय संरचना कैसा है, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन कैसा है, माप तौल की विधि कैसा है। तो इनको हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे है कि जो हड़प्पाकालीन समाज है, हड़प्पाकालीन समाज जो होता है, इसमें वर्ग का भी कॉन्सेप्ट है, वर्ग जो है, वर्ग जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है, शासक वर्ग देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद व्यापारी वर्ग देखने को मिलता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे शिल्पी वर्ग देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे लिपिक वर्ग भी देखने को मिलता है, पशुपालक वर्ग देखने को मिलता है, जो पशु पालते होंगे, पशुपालक वर्ग देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा, जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है, वहां पे समाज जो है बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है, और जो इसका वर्ग का आधार है, उनका व्यवसाय के आधार पे, वर्ग किसके आधार पे बांटा गया है, ना तो जाति के आधार पे, ये क्या, व्यवसाय के आधार पे। एक बार देख लेंगे, व्यवसाय के आधार पर पहला पॉइंट हमने क्या देखा, जो हड़प्पाकालीन समाज है वो व्यवसाय के आधार पे कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे शासक वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, शिल्पी वर्ग हो गया, लिपिक वर्ग हो गया, पशुपालक वर्ग हो गया, ठीक है। दूसरा चीज देखा जाता है कि यहाँ पे एक चीज और देखा जाता है, दूसरा क्या था, वर्ण। यहाँ पे वर्ण एवं जाति की कोई
अवधारणा नहीं थी, अवधारणा नहीं थी। कहने का मतलब हड़प्पाकालीन समाज में न तो कोई जाति था, न तो कोई वर्ण था। जैसे हम वैदिक काल में आएंगे तो वहां पे फिर वर्ण व्यवस्था आ जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो क्रम आधारित होंगे। उसके बाद फिर जैसे हम उत्तर वैदिक काल में होंगे तो फिर वहां पे जन्म आधारित व्यवस्था आ जाएगा, फिर वहां पे जाति का भी कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे न तो वर्ण न तो जाति की कोई अवधारणा थी। इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है, इस पे हम पोस्ट में ये भी लिख ले, यहां से स्पष्ट होता है, जो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए, जो वर्ण एवं क्या लिखेंगे कोष्ट में, वर्ण एवं जातिगत जातिगत भेदभाव, वर्ण एवं जातिगत भेदभाव नहीं था। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आया? तो इसका मतलब क्या, जब वर्ण एवं जाति की कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो वहां पे वर्ण एवं जातिगत भेदभाव का अभाव रहेगा। लेकिन बताओ जैसे हम लोग वैदिक काल पे आएंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे समाज में उस समय में कोई भेदभाव नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आ गया? हाँ, भेदभाव था, जैसे जैसे मान चलो भेदभाव का जो आधार था, जैसे वहां पे भेदभाव इस आधार पे किया जाता है, जैसे मकान में बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पर, मकान में बनावट के आधार पर कीमती धातु पत्थर के आधार पर समाज में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता होगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है मकान के बनावट के आधार पे, वहां पे जो मकान का बनावट था, ठीक है, उनके आधार पे भी बहुत सारे भेदभाव किए जाते होंगे। जब हम लोग नगर नियोजन को देखेंगे तो उनके बनावट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो शासक वर्ग थे उनका जो घर हुआ करता था वो कहीं न कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर हुआ करता था और वो कहीं न कहीं शहर में रहते थे। तो बहुत सारी बात को यहाँ पे देखेंगे। कीमती धातु है, जैसे उस समय में सोना हो गया, चांदी हो गया, कांसा हो गया, इनकी भी खोज हो चुकी थी, तो इनके आधार पे भी बहुत सारा भेदभाव किया जाता होगा। लेकिन यहाँ पे वर्ण एवं जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है, आर्थिक आधार पे यहाँ पे देखने को मिलता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्थिक आधार पे भेदभाव किया जाता होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए थे, जो हम लोग का खाका तैयार किया हुआ था, वर्ग, वर्ण एवं जाति दोनों देख लिए। भेदभाव का आधार क्या था, ये दोनों किसका कॉन्सेप्ट है, ये भेदभाव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीज को हम लोग देख चुके हैं। जैसे मान के चलो कहा जाता है कि जो सबसे अधिक, कुछ फैक्ट है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट है यहाँ पे, कुछ फैक्ट है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखा कहा जाता है कि जो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यही पेन से लिखा जाए, जो सबसे अधिक जो होता है मातृदेवी की मूर्तियां, मातृदेवी की मूर्तियां मोहनजोदड़ो, क्या, मोहनजोदड़ो से मिलती है, जिसमें क्या बताओ, जिसमें नाड़ी को एक मिनट, इसमें हाँ, जिसमें नाड़ी को आभूषण, गहने, आभूषण और पंखों जैसे टोपी पहने दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा चीज क्या, एक चीज और लिख लो, हड़प्पा के प्रसिद्ध
हड़प्पा के प्रसिद्ध मोहरों, हड़प्पा के प्रसिद्ध मोहरों जिसमें जिसमें स्त्री के गर्भ में, स्त्री के गर्भ में पौधा निकला हुआ दिखाया गया है जिसे पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी माना जाता है। ठीक है, एक दो चीज और लिख लो। लिपस्टिक, जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक, काजल एवं सौंदर्य प्रशासन का साक्ष्य चान्हूदारों से मिलता है। चान्हूदारों से मिलता है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, चान्हूदारों से मिलता है। और यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे। ठीक है, आगे जो है एक चीज और लिख लेंगे, जो थोड़ा सा एक चीज और है, इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नहीं लिखाया हूँ, तो एक चीज और लिख लेंगे जो पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा गया है, तो इनको एक बार और लिख लेंगे इसको नोट में लिख लेंगे। ठीक है, तब याद रहेगा। यहाँ पे नोट में लिख लेंगे कि जो आपने अभी क्या देखा था कि मातृ देवी की मूर्तियां मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मिलता है। हालांकि वो हर जगह से मिलता है, लेकिन दो जगह है, एक है लोथल एवं कालीबंगा। लोथल एवं कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिलती है। ठीक है, याद रख लेंगे इसको। अब थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपने क्या देखा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वर्ग का एक कॉन्सेप्ट था। ये वाला दोनों जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये वाला जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये किस पे आधारित है? ये किस पे आधारित है? भेदभाव पे। किस पे? भेदभाव पे। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, ये क्या दिखाता है? समाज में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, ये दिखाता है। अब आप देखो कि समाज में जो व्यवसाय के आधार पे समाज को बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है, और यहां पे यह देखा जाता है कि समाज में किसी भी तरह के जो वर्ण एवं जाति की कोई अवधारणा नहीं थी। वर्ण और जाति के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन हमने जैसे देखा कि हमने बोला अभी कि आर्थिक आधार पे समाज में भेदभाव किया जाता होगा, जैसे मकान के बनावट के आधार पे, कीमती धातु पत्थर के आधार पे समाज में इस तरह का भेद किया जाता होगा, क्योंकि उस समय में चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, कांसा हो गया, इनका भी खोज हो चुका था। और ऐसा माना जाता है कि समाज में उस समय में इस आधार पे भेदभाव किया जाता होगा। लेकिन मकान के बनावट के आधार पे भी, तो हम क्या नगर नियोजन में हम देखेंगे वहां की जो मकान का बनावट है वो किस तरह से था, तो वहां पर स्पष्ट क्लियर होगा कि जैसे जो शासक वर्ग है वो कहाँ रहते हैं, साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी घर की बनावट कैसा है, तो इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा चीज है समाज में महिलाओं की स्थिति। जब बहुत जगहों को एग्जीबिशन किया गया, ठीक है, तो वहां से मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है बहुत जगहों से, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में मूर्तियां कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। याद कर लेंगे कि सबसे ज्यादा मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। ठीक है,
जिसमें नाड़ी को आभूषण और पंखों जैसे टोपी में दिखाया गया है। इसका मतलब नाड़ी कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उस समय में नाड़ी को थोड़ा सा आभूषण से ज्यादा लगाव रहता होगा, क्योंकि नाड़ी को आभूषण में दिखाया गया है, मातृ देवी की मूर्तियां दिखाई गई है और उसमें पंख जैसा टोपी पहना दिखाया गया है। कहने का मतलब हो सकता है उस समय में मातृ देवी की पूजा होता हो। ठीक है, तो समाज में क्या दिखाया गया कि नाड़ी की स्थिति थोड़ा सा बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत अच्छा था नाड़ी की स्थिति, नाड़ी को सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। अब इसी को हम कंपेयर आगे करते जाएंगे तो वैदिक काल में देखेंगे नाड़ियों की स्थिति क्या थी। ठीक है, मौर्य काल में जो नाड़ी की स्थिति थी क्या थी, तो ये हम देखते जाएंगे। फिर क्या है, यहां पे हमने क्या देखा कि नाड़ी को आभूषण से ज्यादा लगाव था। अब सोचो इस समय में धातु की खोज हो चुकी है, तो अब पहले जो नवपाषाण काल में हमने क्या देखा था कि हड्डियों पर आधारित जो आभूषण थे वो पहनते थे। ठीक है, लेकिन अब देखो धीरे धीरे ये कैसे आभूषण का प्रयोग करेंगे, पत्थर के भी आभूषण का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ बहुत प्रकार के जो धातु हैं उनसे ये आभूषण बनवाएंगे। ठीक है, मनके बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज है। तो आप ये चीज को देखा, क्वेश्चन पूछता जो बोलो सबसे ज्यादा मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है, जिसपे नाड़ी को आभूषण और पंखे जैसे टोपे में दिखाया गया है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, मैं दो चार बार बोल दिया हूं तो याद हो गया होगा। उसके बाद और क्या प्रमाण देखने को मिलता है, हड़प्पा में प्रसिद्ध मोहरों जिसमें स्त्री के गर्भ में, अब सोचो यहाँ पे हड़प्पा में एक साक्ष्य मिला है, मोहर मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ में पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ में पौधा निकला हुआ दिखाया गया एक मोहर में। इससे यह स्पष्ट होता है उस समय में वहां के लोग या उस समाज के लोग उसे पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी मानता होगा। ठीक है, पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी यानी कि जो उर्वरता की देवी है, कि प्रोडक्शन मदर है, वो उसको मानते होंगे, तो उनका सम्मान था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देवी का कॉन्सेप्ट था, देवी का कॉन्सेप्ट था, देवी पूजा होती होंगी। ठीक है, तो ये सारा चीज है। लिपस्टिक काजल, क्योंकि लिपस्टिक का यूज कौन करेंगे, नाड़ी करेंगे, तो लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, बहुत सारे सौंदर्य का प्रसाधन का साक्ष्य चांदोदारों से भी मिलता है। क्वेश्चन पूछता बताओ लिपस्टिक और काजल या सौंदर्य के प्रसाधन का साक्ष्य कहां से मिलता है, चान्होदारों से मिलता है। कहां से मिलता है, चान्होदारों से मिलता है। कहीं ना कहीं जो महिला है उनका सम्मान कहीं ना कहीं समाज में बेहतर था। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सौंदर्य का भी प्रसाधन, लिपस्टिक काजल इनका भी वो उपयोग करते होंगे। जैसे मान के चलो अभी हमने क्या देखा कि आभूषण का वो प्रयोग करते थे, पंखे जैसे टोपी दिखाया गया है, स्त्री के घर में पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। तो ये सारी बातें क्या दिखाता है कि उस समाज में जो महिला की स्थिति थी बहुत अच्छी थी। हो सकता है वो समाज कैसा हो सकता है, इस आधार पे मातृसत्तात्मक समाज हो सकता है। एक मिनट, क्या हो सकता है, मातृसत्तात्मक समाज हो सकता है, मातृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज हो सकता है। समझ में आ गया ना, मातृसत्तात्मक समाज हो सकता है उस समय में। तो क्वेश्चन पूछ देता है, बताओ हड़प्पाकालीन समाज कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था। उसमें जो नारी थी उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। इस साक्ष्यों के आधार पे हम लोग देखते हैं कि नारी की स्थिति बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग और याद रखेंगे कि मातृ देवी की मूर्तियां कहां से नहीं मिलती हैं, लोथल और कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिलती है। वहां पे ये देखा जाता है, वहां पे हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है दोनों जगह। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग धर्म को पढ़ेंगे। तो ये सारा बात है। तो आपने क्या देखा, वर्ग का भी कॉन्सेप्ट था, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था, आर्थिक स्थिति पे भेदभाव किया जाता था, समाज में महिला की स्थिति बहुत अच्छी थी। हो सकता है वहां पे मातृसत्तात्मक समाज है। क्यों, क्योंकि विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों से हमको देखने को ऐसा मिलता है। तो आगे बढ़े, चलिए हम इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान हमने देख लिया, अब देखो हमने तीन चीज को देख लिया। अब हम थोड़ा सा उसके आवासीय संरचना पे आते हैं। हालांकि आवासीय संरचना के बारे में हम लोग अलग अलग से क्लास लेंगे जब हम लोग उसके स्थापत्य को देखेंगे। ठीक है, वास्तुकला को देखेंगे तो एक अलग से क्लास लिया जाएगा नगर नियोजन पे खास तौर पे। ठीक है, तो इनको हम लोग फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट्स में क्रमबद्धता लाने के लिए हमें ये जानना यहाँ पे जरूरी है। क्या मेरी बात समझ आ रहा, तो बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, विकसित, एक मिनट, विकसित नियोजित, एक मिनट रुको बढ़िया से लिखने दो उसको। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखा जाए,
जो हड़प्पाकालीन एक तरह से समाज है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? विकसित एवं नियोजित आवासीय संरचना देखने को मिलता है। जब हम आवासीय संरचना को पढ़ेंगे, नगर नियोजन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे किस तरह से वहाँ के जो आवासीय संरचना थे वो किस प्रकार से था। तो उनको हम लोग नगर नियोजन वाले टॉपिक में देखेंगे। बस यहाँ पे एक क्रमबद्धता ला रहा हूँ कि ठीक है, तो आवासीय संरचना, जो जल निकासी व्यवस्था थी, वो बिल्कुल बहुत ही क्या थे? विकसित एवं नियोजित थे, जिससे यह पता चलता है कि उस समाज में प्रयुक्त परिवार कैसा था? संयुक्त परिवार की अवधारणा था। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया? हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि यहाँ पे क्या है? आवासीय संरचना भी बेहतर है, आवासीय संरचना भी है, आवासीय संरचना भी है, और हमने यहाँ पे क्या देख लिया? परिवार भी है। कैसा परिवार है? संयुक्त परिवार भी है। क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? अब सोचो आवासीय संरचना कैसा होगा, क्योंकि आप सबको बताए थे कि हम अभी तक में जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है उसमें जो हड़प्पाकालीन समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो पक्की ईंट है, जो अभी वर्तमान समय में हम लोग जिसका यूज कर रहे हैं, उनका उपयोग वो करना शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो वहां पे एक जो विकसित एवं नियोजित आवास संरचना होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पक्की ईंट का प्रयोग करके अपना घर बनाना शुरू करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कच्ची ईंट का प्रयोग करेंगे, मिट्टी का प्रयोग करेंगे, तो ऐसा भी व्यवस्था था वहां पे। ठीक है, तो इसके आधार पे तो हम लोग भेदभाव कर सकते थे आर्थिक दृष्टिकोण से, जो हमने आपको पीछे बताया था। बाद बाकी जब आवासीय संरचना को पढ़ेंगे तो वहां पे बढ़िया से देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे, ठीक है, जो आवासीय संरचना है उनको हम लोग देखेंगे। तो ये सारा चीज है। उसके बाद कुछ बातें हैं, जैसे मान लो आवासीय संरचना, परिवार को हमने देख लिया, और अब हम लोग थोड़ा सा शिक्षा पे बात करते हैं कि उस समय के लोगों के पास क्या शिक्षा कैसा था। तो देखो, हम कुछ प्रमाणों से ये देख सकते, जैसे मान के चलो हमने क्या देखा, जो नियोजित, क्या नियोजित, नियोजित तरीके से, नियोजित तरीके से, नियोजित तरीके से नगरों की बसावट, बहुत ही अच्छे तरीके से नगरों का बसावट, नगरों की बसावट, बसावट, नियोजित तरीके से नगरों की बसावट, धातु का ज्ञान, धातु का ज्ञान, धातु का ज्ञान भी हो चुका है, जैसे सोना चांदी कांसा हो गया, माप तौल, माप तौल की विधियां, माप तौल की विधियां, एवं हमने क्या देखा था? पक्की ईंट का आकार भी देखा, 2:1, ठीक है, एवं माप तौल एवं ईंट के आकार, ईंट के आकार, ठीक है, ईंट के आकार, ठीक है। बहुत सारा चीज ऐसा है जो समाज के बहुत सारा तथ्य, एक मिनट रुको, ईटीसी, एक मिनट, ईंट के आकार इत्यादि इत्यादि तथ्य, इत्यादि तथ्य समाज के, समाज में वैज्ञानिक शिक्षा, साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, वैज्ञानिक शिक्षा, शिक्षा का प्रचलन को बतलाता है। ठीक है, ये जो सारा चीज है ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस समय के जो उस समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से वैज्ञानिक शिक्षा का भी प्रयोग करना सीख गया था, साइंटिफिक अप्रोच से वो सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि धातु का ज्ञान हो गया, नगरों की वसावट हो गई, ठीक है, माप तौल का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है, माप तौल के प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। ईंट के जो आकार है, हमने क्या देखा था? पक्की ईंट का आकार कितना था जो वर्तमान समय में अभी है? 2:1, ठीक है, तो ये था, उसकी हाइट भी कुछ थी। तो इस अकॉर्डिंग उस समाज के लोगों ने ऐसा देखना शुरू कर दिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कहीं न कहीं उस समाज के लोगों में वैज्ञानिक शिक्षा का भी अप्रोच होगा, साइंटिफिक जो एजुकेशन है उनका भी उनके अंदर अप्रोच होगा। तो यहां पे थोड़ा सा कुछ फैक्ट लिख लो, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। कहा जाता है कि जैसे मान के चलो लोथल से, लोथल से, लोथल से, लोथल से हाथी, हाथी दांत का बना एक पैमाना मिला है। पैमाना मतलब क्या? मापतोल की विधि, पैमाना मिला है। कहने का मतलब
जो माप तौल की एक विधि है, वो वहां पे देखा गया है कि वहां के लोगों ने लोथल से एक साक्ष्य मिला है कि माप तौल की विधियों में हाथी के दांत से भी माप तौल की विधि का ये मिलता है। हाथी के दांत का बना एक प्रमाण मिला है। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ हाथी दांत का बना पैमाना कहां से मिला है हड़प्पाकालीन सभ्यता में? तो हम क्या बोलेंगे, बताओ लोथल से मिला है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे दूसरा है, एक और याद कर लेंगे, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, से सीप सीप का बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है। बस याद रख लेंगे, लोथल मतलब हाथी दांत। लोथल से क्या मिला है, हाईलाइट कर लो यहां पे, लोथल से क्या मिला है, लोथल से हाथी के दांत वाला पैमाना मिला है और मोहनजोदड़ो से सीप का बना एक बड़ा पैमाना मिला है, ठीक है। तो अब देखो यही इसी जो हड़प्पाकालीन समाज है, इसी समय में तराजू का प्रयोग मानव करना सीख जाएंगे। तराजू भी है, बहुत सारे माप तौल की विधियां है, ठीक है। तो माप तौल की बहुत सारे विधियां यहाँ पे, जैसे तराजू का भी प्रयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, तराजू का जो डंटी है वो कहीं न कहीं कांसा का उसमें यूज करते थे। तो आपको ये सब चीज को याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि कहीं न कहीं जो एक तरह से माप तौल की जानकारी थी, माप तौल के प्रति जो एक तरह से कहा जाए इंटरेस्ट था, वो कहीं न कहीं हड़प्पाकालीन समाज में आ चुका था। माप तौल की विधियां प्रचलन हो चुकी थी। एक दो जगह से साक्ष्य मिलता है कि लोथल से हाथी दांत का बना एक पैमाना मिलता है, मोहनजोदड़ो से सिप का बना एक पैमाना प्राप्त होता है। तो ये याद रख लेंगे। तो ये क्या दिखाता है कि कहीं न कहीं यहां पे वैज्ञानिक शिक्षा का भी प्रचलन था। क्या था, वैज्ञानिक शिक्षा का भी प्रचलन था, शिक्षा को दिखलाता है, ठीक है। तो देखो अब समाज को कैसे कैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक चीज और देख लो, एक चीज और पढ़ लो। यहां पे देखो, यहां पे एक चीज देखने को क्या मिलता है, हड़प्पाकालीन समाज में, हड़प्पाकालीन समाज में हड़प्पाकालीन समाज में युद्ध, एक मिनट, हड़प्पाकालीन समाज में युद्ध एवं, अच्छे से लिख देता, रुको, हड़प्पाकालीन समाज में युद्ध एवं, अरे यार ऐसे क्यों लिखाता है तुम, हड़प्पाकालीन समाज में युद्ध एवं घातक हथियार का साक्ष्य बहुत कम देखने को मिलता है। देखो इस काल की एक विशेषता क्या है कि इस काल के इस समाज के लोगों में जो युद्ध एवं जो घातक हथियार थे वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मतलब यह स्पष्ट हुआ कि संघर्ष बहुत, इस समय के जो लोग थे बहुत ही कम संघर्ष करते होंगे एक दूसरे से, कहीं ना कहीं एक दूसरे से शांति तरीके से रहना पसंद करते होंगे, ठीक है। तो यही दर्शाता है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध एवं घातक हथियार का साक्ष्य बहुत कम देखने को मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है जो हड़प्पाकालीन लोग हैं वो कहीं न कहीं शांति को पसंद करते थे, संघर्ष का अभाव था, बहुत कम संघर्ष होता था, ठीक है। एक दूसरे से मिलजुल करके बंधुत्व की भावना के साथ रहते होंगे। तो ये सारा चीज है। क्या मेरी बात समझ आया ना? ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या देखा, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। हम क्या क्या देखे यहाँ पे थोड़ा सा बताओ। हम सबसे पहले यहाँ पे समाज बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ था। शासक वर्ग हो गया, शासक हो गया, लिपिक हो गया, पशुपालक हो गया, बहुत सारा वर्ग में बटा हुआ था। वर्ण एवं जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वर्ण एवं जाति के आधार पे भेदभाव नहीं था। इसी समाज में, हड़प्पाकालीन समाज में क्या देखा जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक आधार पे भेदभाव था, आर्थिक आधार पे भेदभाव किया जाता होगा। जैसे मकान के बनावट के आधार पे, मकान के अनुमान कैसे लगाते हैं, मकान के बनावट। और दूसरा चीज बताओ, धातु का ज्ञान,
किसी के पास महंगा धातु होगा, किसी के पास महंगे धातु नहीं होंगे। महिला की स्थिति कैसा था? महिला की स्थिति हम क्या बोले अभी, अनुमान लगाया जाता है कि यहां पे कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज होंगे, मातृसत्तात्मक समाज हो गया, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्यों से मातृदेवी की मूर्तियां देखने को मिलता है। उसके बाद उस पे देखा गया कि उसके साथ बहुत सारे आभूषण को दिखाया गया है, चारों से लिपस्टिक, ठीक है, बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिलता है। तो ये सारा चीज है। तो महिला का स्थिति कहीं न कहीं बहुत बेहतर थी वहां पे, ठीक है, महिला की स्थिति हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा था जी, वहां की जो आवासीय संरचना था, वहां की जो आवासीय संरचना था बेहतर था। जल निकास प्रणाली क्या था, जल निकासी प्रणाली भी क्या था, प्रणाली बेहतर था, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है कि वहां पे आवासीय संरचना बेहतर था, जल निकासी प्रणाली बेहतर था, ठीक है। वहां पे कहीं कहीं से ये भी साक्ष्य मिलता है कि जैसे कोई ड्रम है, कोई सामान रखने वाला चीज है, उसके ऊपर से ढकने का भी साक्ष्य मिलता है कि ये जो सामान रखने वाला कोई बर्तन है, उसको ऊपर से ढकने जाने का भी साक्ष्य मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कहीं न कहीं उस समाज के लोगों में एक तरह से कहा जाए कि स्वास्थ्य के प्रति वो समाज कैसा था, जागरूक थे, ठीक है। तो ये भी हम एक चीज लिख सकते हैं कि कहीं न कहीं वो समाज के क्या थे, स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक थे। क्या मेरी बात समझ आ रहा है ना? तो ये भी ऐसा है। उसके बाद कहीं कहीं से जैसे मान के चलो एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये मिलता है कि इस समाज में जो कहीं कहीं से ये साक्ष्य मिलता है, जो उसके जो कपालखंड है, मानव के जो कपालखंड है, उनका सर्जरी का भी प्रमाण कहीं कहीं से मिलता है, ठीक है। तो कपालखंड के सर्जरी का भी प्रमाण मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कहीं न कहीं चिकित्सा की भी जानकारी उनको था। तो क्या देखा आपने, शिक्षा में चिकित्सा वाला शिक्षा का भी जानकारी था उसके अंदर, स्वास्थ्य के प्रति भी वो सचेत थे कहीं न कहीं। तो ये सारा चीज है, आप इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। आप इस चीज को ये देख लेंगे, जो कपालखंड में जो सर्जरी का प्रमाण कहां से मिलता है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में, ऐसा यदि लालसा हो आपको जानने का, तो कहीं न कहीं से आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज आप देखेंगे। तो आवासीय संरचना हो गया, जल निकास प्रणाली हो गया, ठीक है। उसके बाद शिक्षा, बोलो शिक्षा, हमने क्या देखा, तकनीकी शिक्षा हो चुका था, वैज्ञानिक शिक्षा उसमें देखने को मिलता है। जिस तरह से वहां एक तरह से कहा जाए कि वहां की जो आवासीय संरचना था वो बहुत ही नियोजित तरीके से था, बहुत ही विकसित तरीके से था। जल निकासी प्रणाली भी बहुत ही विकसित और एवं नियोजित तरीके से था। हमने भी क्या देखा कि जब कोई किसी बर्तन को ढक के भी रखा जाता था, तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि उस समय के लोग, उस समय के जो समाज के लोग हैं, वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होंगे, हड़प्पाकालीन समाज के लोग। और क्या देखने को मिलता है, बहुत जगहों से यह भी साक्ष्य मिलता है कि उनके कपालखंड का सर्जरी किया गया है। तो कहीं न कहीं चिकित्सा विज्ञान की भी जानकारी उसके अंदर था, चिकित्सा वाले शिक्षा की भी जानकारी उसके अंदर था। तो ये सारी चीज को हमने देखा है, ठीक है। शिक्षा के भी हमने देख लिया। और बताओ क्या, उसके खान पान को देखा, खान पान को भी देखा। बताओ, खान पान को देखा हमने, खान पान को देखा, वेशभूषा को भी हमने देखा। वेशभूषा नहीं देखा खान पान को ना, अच्छा देख लेंगे अभी, ठीक है। खान पान, वेशभूषा। उसके बाद हमने क्या देखा, बताओ क्या मनोरंजन के साधन भी थे, मनोरंजन के भी साधन होंगे। तो ये सारा चीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग खान पान को देख लेते, खान पान को हम लोग नहीं देखे, ठीक है। एक पेज में थोड़ा सा हम लोग खान पान, देखो खान पान में यहीं पे लिख लेना क्या है। जैसे उस समय के जो लोग हैं, जो खान पान इसका कैसा था, एक बार आप लोग लिख लेंगे यहीं पे। हड़प्पाकालीन समाज के लोग का जो खान पान था, वो जो खान पान था वो कहीं न कहीं क्या था, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों प्रकार से ये थे। दूसरा चीज, इसका जो वेशभूषा था, पहनावा था, इसको लिखो पहनावा, या वेशभूषा भी लिख सकते हो। ये पहनावा कैसा था, किस प्रकार के कपड़े वो पहनते थे, बताओ किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, बताओ। सूती प्लस ऊनी कपड़े भी पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनते थे। देखो हमने क्या देखा था, जो नवपाषाण काल में कपास का खोज हो चुका है, ठीक है। कहीं न कहीं जो मानव है उसने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया है। पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मानव कपड़े का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा काल में आते हैं, तो मानव क्या करते हैं, सूती एवं ऊनी कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। वो जलवायु के अकॉर्डिंग, खान पान, पहनावा, तो ये सारा चीज है। उसके बाद बताओ और क्या चीज है,
मनोरंजन के भी साधन होंगे, मनोरंजन के भी साधन होंगे। देखो मनोरंजन के साधन में मुख्य तौर पे यदि कहा जाए तो उस समय के जो समाज के लोग हैं वो कहीं न कहीं जैसे पाशा का प्रयोग करते थे, पाशा खेलते थे, वीणा बजाते थे, ठीक है, ढोल का प्रयोग करते थे। तो ये साधन इसके मनोरंजन के साधन थे। तो क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? तो आपने क्या देखा अभी, आपने क्या देखा अभी, आपने क्या देखा अभी, आपने देखा कि यहां पे जो है खान पान हो गया, वेशभूषा हो गया, मनोरंजन है, ये इनके भी साधन थे। खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खान पान करते थे। वेशभूषा में जो सूती एवं ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग जलवायु के अकॉर्डिंग करते थे। मनोरंजन में आपने क्या देखा, जैसे मान के चलो एक तरह से कहा जाए पाशा हो गया, वीणा हो गया और ढोल का भी प्रचलन इस समाज के लोगों के बीच में था। तो आप इनके सामाजिक इतिहास को भी देख लिया कि इस तरह के यहाँ के समाज के लोगों के बीच का जो एक सामाजिक इतिहास है वो किस तरीके से था, वहां के लोग किस तरह के तरीके से अपने जीवन को जीते थे। तो ये हो गया इसका सामाजिक इतिहास, ठीक है, सोशल हिस्ट्री हो गया। और हड़प्पाकालीन युद्ध क्या बोलते युद्ध एवं घातक हथियार का साक्ष्य बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं ये शांति को चाहते थे, शांति प्रिय थे। क्या बोलेंगे इसको, शांति प्रिय थे। शांति प्रिय मानव कब होंगे, जब वो हर तरीके से क्या होंगे, संपन्न होंगे, तब वो मानव क्या होंगे, शांति प्रिय होंगे। तो यही था हड़प्पाकालीन समाज की कुछ विशेषताएं, इनको देखेंगे आप सब। अब थोड़ा सा हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, आज जो हमने पढ़ा उस पे थोड़ा सा आज क्वेश्चन करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित संदर्भ पे पहला क्वेश्चन क्या, देखो आप, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है पहला आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पे, कि हड़प्पा समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा समाज में वर्ग विभेद की मुख्य आधार जन्म था। हड़प्पा समाज में वर्ग विभेद का मुख्य आधार जन्म था क्या? बिल्कुल नहीं था, ये तो बिल्कुल नहीं था। आधार क्या था? व्यवसाय था। तो ये ऑप्शन कट गया। दुर्ग और निचले नगर की उपस्थिति सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है, सही बात है, क्योंकि दुर्ग वाले क्षेत्र में शासक वर्ग रहते थे। जब हम लोग नगर नियोजन को पढ़ेंगे तो वहां पे बढ़िया से देखेंगे। और निचले नगर में कौन रहते थे? आम लोग रहते थे। तो ये सामाजिक भिन्नता को भी दर्शाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल ये नहीं होगा, केवल दो ये सही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वास के बारे में क्या सही है? पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, भारी मात्रा में नारी मूर्तियों के मिलने के समाज के मातृसत्तात्मक समाज प्रतीत होता है। अभी जस्ट बताए थे, बहुत जगहों से मातृदेवी की मूर्तियां मिली है और उस मातृदेवी की मूर्तियों में क्या दिखाया गया है? नारी को आभूषण के साथ दिखाया गया है और पंखे जैसे टोपी उनके सर पे दिखाया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। यहां के लोग पृथ्वी को उर्वरा देवी मानकर पूजा करते थे, सही बात है, क्योंकि हमें क्या मिलता है, एक जगह से एक ऐसा साक्ष्य मिलता है जहां पे नारी के गर्भ से वृक्ष को उगते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब यह है इसे पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी कहा जाता होगा। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों शब्द, ये ऑप्शन हो गया सही। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आना चाहिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीज है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग जो चीज अभी पढ़ा वही क्वेश्चंस आप लगा रहे हो। तो देखो अगला क्वेश्चंस क्या है। हड़प्पाकालीन जीवन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखें। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अभी हम आपको बताया था कि यहाँ के लोगों का जो खान पान था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। समाज में केवल सूती वस्त्रों का ही प्रमाण मिला है। क्या समाज में केवल सूती वस्त्रों का भी प्रमाण मिला है? यहाँ पे ऊनी वस्त्र देखने को भी मिलता है। तो केवल एक सत्य होगा, ये तीनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? अभी जस्ट बताया आपको, जो लिपस्टिक एवं काजल के सौंदर्य के प्रसाधन का साक्ष्य कहां से मिलता है? चानूदारों से मिलता है। चानूदारों से मिलता है। यह क्या दिखाता है? नारी की स्थिति को बेहतर दिखाता है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 1 मिनट, 5 हो गया ना, 6। हाथी का दांत का बना पैमाना कहां से मिलता है? आपको भी जस्ट बताया मैंने। बताओ हाथी के दांत का बना पैमाना कहां से मिलता है? आपका इसका आंसर देंगे, फर्स्ट में आंसर देंगे, क्या होगा इसका? तो बताओ, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। अभी बताए थे आपको हम, मापतौल की कुछ नोट्स में लिखाए थे, ये ऐसा है।
तो ये हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चंस, ठीक है, 6 क्वेश्चंस था। तो ये क्वेश्चंस था आपका, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बेहतर तरीके से इस क्लास को मैंने डिजाइन किया है, आप इस क्लास को लेते रहेंगे तो मेरे ख्याल से इतिहास जैसे विषयों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। तो आप इस क्लास को प्रॉपर लीजिए। और मैं उस भाई बहनों को कहना चाहता हूं जो अभी जस्ट 10+2 पास करके आए हैं, जस्ट अभी वो कहीं ना कहीं जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहते हैं और वो जीएस के प्रति बहुत इंटरेस्टेड है, तो आप प्रॉपर मेरी क्लास को लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत बेहतर हो जाएगा आपका जीएस, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। आपको हर वो चीज कवर हो जाएगा जो आप चाहते होंगे, चाहे फैक्ट खोजते होंगे, चाहे वो आप कॉन्सेप्ट समझते होंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट भी सारा मिल जाएगा यहाँ पे। आप हम पे विश्वास रखिए, आप प्रॉपर क्लास को लीजिए, सारा चीज आपके बीच में डिस्कस कर दिया जाएगा। यदि जो बच्चे या जो मेरे भाई बहन अभी 10+2 करके आए हैं, कंफ्यूजन में है कहां से पढ़े क्या करे, तो आप हम पे विश्वास करके देखिए, इस क्लास को प्रॉपर लीजिए, आप 1 साल समय देके देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत बेहतर करने लगेंगे जीएस जैसे विषयों में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। बाद बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।